हेलो एंड वेलकम टू द जीएस वॉल्ट बाय संदीप। आज की इस क्लास में हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देखेंगे, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन सम केसेस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत में जो करंट स्टेट्स हैं हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये कैसे बने हैं, हिस्टोरिकली कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है, कैसे इनमें चेंजेस आए हैं, और उससे पहले कि इससे पहले जो हमारा अरेंजमेंट था स्टेट्स का, कि कितने पार्ट्स में कितने स्टेट्स थे और उनसे रिलेटेड जो जो कमीशंस वगैरह बने हैं, उन सबको आज की इस क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा किस्सा शुरू होता है अराउंड 1947 के आसपास, कि जब हम 1947 में, आप सभी को पता है कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए तो दिस इंडिपेंडेंट केम विद पार्टीशन, है ना। इसके साथ ही हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ, और पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, वी हैड अराउंड नाइन ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो अर्स्टवाइल ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो जब पार्टीशन हो गया तो हमारे पास 9 राज्य थे, या कह लें कि 9 राज्य थे भारत में, और अराउंड 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो पार्टीशन के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इंडिया में 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। इनका इंटीग्रेशन हुआ, इनका धीरे धीरे इंटीग्रेशन हुआ, और 1947 तक जो है इंटीग्रेशन के बाद 1947 तक 3 स्टेट्स रह गए थे जो अभी तक इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बने थे। जैसे कि एक स्टेट था हमारा हैदराबाद, तो हैदराबाद को जो है मिलिट्री एक्शन के माध्यम से इंडिया का पार्ट बनाया गया, मिलिट्री एक्शन लिया गया इसके खिलाफ, और हैदराबाद वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया। और ये मिलिट्री एक्शन जो है, इसको हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, कि हैदराबाद को कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया। तो ये सवाल आएगा कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो आप बताओगे कि ऑपरेशन पोलो वॉज लॉन्च्ड एंड हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा स्टेट जो रह गया था वो था जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बनाया गया वाया रेफरेंडम, एक रेफरेंडम के माध्यम से, यानी कि लोगों के बीच में वोटिंग है ना, उनके मत जानने के बाद जो है जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना लिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो लेटर ऑन बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, और जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना उसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। तो बेसिकली समरी क्या है इसका, कि 1947 तक जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास ढेर सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स को धीरे धीरे इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया था। 1947 में 3 स्टेट्स ऐसे रह गए थे जो इंडिया का पार्ट नहीं बने थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ रेफरेंडम, और जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से इंडिया का पार्ट बना लिया गया। उसके बाद बारी आती है इस किस्से में, अगली बारी आती है कि ये जितने भी हिस्से, ये प्रिंसली स्टेट्स, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस जो इंडिया का पार्ट बने हैं, इनको कैसे अरेंज किया जाएगा, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो वाइल आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड, वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड, है ना, जब संविधान बन रहा था, उसी दौरान एक सवाल उठा, एक डिमांड उठी, कि डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि इनको रीऑर्गेनाइज जब करेंगे तो डिमांड ये उठी कि ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है लैंग्वेज के आधार पे किया जाए। लैंग्वेज के आधार पे करने का मतलब क्या हुआ, उन्हीं को हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स कह रहे हैं, कि एक भाषा बोलने वालों का, एक लैंग्वेज बोलने वालों का एक स्टेट बनाया जाए। ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठी, और जब ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठी तो 1948 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड धर कमीशन, है ना, धर कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक कमीशन बनाया गया जिसको हम धर कमीशन कहते हैं, या इसको हम, और इसके हेड, इट वाज हेडेड बाय एस के धर, उन्हीं के नाम पे इसको हम धर कमीशन कहते हैं। और ये कमीशन बना कब, तो जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। इस धर कमीशन को, इसका पर्पस क्या था, तो ये कंसीडर करना कि क्या लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना इंडिया के लिए सही है, या लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जा सकते हैं कि नहीं। इस धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में दी, एंड इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और जब ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई तो जो लोग डिमांड कर रहे थे, अप्रोर उठा, है ना, हाहाकार मचा, और निंदा की गई, आलोचनाएं होनी शुरू हुई, है ना। तो जब बवाल मचा देश में
तो इस बवाल के कारण फिर से इसको रिकंसिडर करने के लिए, इस डिमांड को रिकंसिडर करने के लिए अप्रैल या कह लें कि 1949 में कांग्रेस फॉर्म्ड अ कमीशन। कांग्रेस कौन थी? तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो कांग्रेस फॉर्म्ड अ कमीशन ऑफ 3 पर्सन्स, एक कमीशन बनाया। किस लिए? तो इस डिमांड को रिकंसिडर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम JVP कमेटी कहते हैं। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। इस कमेटी में J फॉर होता है जवाहरलाल नेहरू, V फॉर था वल्लभ भाई पटेल, और P फॉर था पट्टाभी सीता रमैया। तो इस कमेटी ने जो है वंस अगेन इस डिमांड को रिकंसिडर किया कि क्या लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इस कमेटी ने भी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, है ना, रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना, ये ध्यान रखेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, इस डिमांड को जो है इस कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया। और जब ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक स्टेट्स, या जैसा कि आज हम फॉर्मेट देखते हैं कि 2 तरीके के होते हैं, जो टेरिटरीज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, वैसा सिस्टम नहीं था, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और जब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स तो उस दौरान जो है आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल था, शेड्यूल नंबर 1। आज के समय में भी शेड्यूल नंबर 1 है ना। तो जो उस समय शेड्यूल नंबर 1 था, उसमें द स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, जो शेड्यूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि जो शेड्यूल नंबर 1 था उसमें स्टेट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था जिसको हम ग्रुप 1 स्टेट पार्ट A कहते थे, दूसरा पार्ट था जिसको पार्ट B कहा जाता था, और तीसरा पार्ट था जिसको पार्ट C कहते थे। तो पार्ट A स्टेट्स, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D, ऐसे 4 पार्ट्स में स्टेट्स को बांटा गया था। पार्ट डी में केवल एक ही स्टेट था, जो कि था हमारा अंडमान एंड निकोबार। एक ही स्टेट रखा गया था पार्ट डी में, जो अंडमान एंड निकोबार था। पार्ट ए में जो पहले के ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जो भी हम लोगों ने देखा कि असम था, 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वैसे अगर आप देखोगे तो ऑल टुगेदर 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। लेकिन इन 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से 2 ब्रिटिश प्रोविंसेस, एक जो है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और दूसरा सिंध, ये दोनों पाकिस्तान में चले गए थे। तो बच गए थे हमारे पास 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस। उन ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो है पार्ट ए में रखा गया, कि फॉर एग्जाम्पल असम हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, है ना, बॉम्बे है, मद्रास है, उड़ीसा है, बंगाल है। तो इन सब को जो है फॉर एग्जांपल एंड एटसेट्रा, इनको पार्ट ए में रखा गया, ग्रुप ए में रखा गया था शेड्यूल नंबर 1 में। और पार्ट बी में कुछ और स्टेट्स थे, ऐसे स्टेट्स जो बहुत बड़े बड़े जो देसी रियासतें थी या प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको पार्ट बी में रखा गया था। फॉर एग्जांपल हैदराबाद हो गया, या फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर हो गया। फॉर एग्जांपल इसी में हम जोड़ सकते हैं कि मध्य भारत नाम से एक स्टेट हुआ करता था, मध्य भारत। इसी में एक स्टेट था मैसूर हो गया, या राजस्थान है, सौराष्ट्र है। राजस्थान में जूनागढ़ स्टेट शामिल था, है ना, तो राजस्थान है, सौराष्ट्र है, एटसेट्रा। ऐसे पार्ट बी में कुछ स्टेट्स रखे गए थे। पार्ट सी में कुछ छोटी रियासतें और कुछ रियासतों को या प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके रखा गया था। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखोगे कि अजमेर हुआ, भोपाल है, बिलासपुर है। तो इस तरीके से कुछ छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको, है ना, एंड एटसेट्रा, इनको पार्ट सी में रखा गया था। और ये तो शेड्यूल नंबर 1 हो गया, है ना। इसके अलावा जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पार्ट्स थे। पार्ट 6 ये जो है आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक था। और इस पार्ट 6 में ग्रुप ए स्टेट्स की जानकारी दी गई थी। ग्रुप ए स्टेट्स या पार्ट ए स्टेट्स की जानकारी दी गई थी, यहाँ पार्ट लिखें ज़्यादा बेटर है। पार्ट ए स्टेट्स की जानकारी दी गई थी पार्ट 6 में।
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, और कॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट 7 में पार्ट बी स्टेट्स की जानकारी थी, और इसमें एक ही आर्टिकल था हमारा, आर्टिकल नंबर 238, और इसमें जो है पार्ट बी स्टेट्स की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा एक तीसरा पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट 7 पार्ट 8 में 3 आर्टिकल्स थे, या कह लें कि 4 आर्टिकल्स थे, 239 से लेकर 242, 39, 40, 41, 42 है ना, तो 4 आर्टिकल्स थे 239 से लेकर 242 के बीच में, और इसमें ग्रुप सी या कह लें कि पार्ट सी स्टेट्स की जानकारी दी गई थी। तो वंस अगेन इसको हम ऐसे रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा एक चीज़ और कर लो, फिर उसके बाद दोबारा पीछे वाली स्लाइड्स पे जाते हैं। पार्ट 9 जो था, पार्ट 9 में आर्टिकल नंबर 243 दिया गया था, और उसमें पार्ट डी स्टेट्स की जानकारी दी गई थी। तो जो अरेंजमेंट था स्टेट्स का जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को 1950 को, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल था जिसमें स्टेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और इन चारों पार्ट्स का जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया था वो पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 में किया गया था। तो इस तरीके से हमारे देश में ढेर सारे राज्य और उनकी ग्रुपिंग की गई थी। लेकिन जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड थी ये तो चलती रही, शुरुआत में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 1953 में लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड को लेके एक आमरण अनशन किया गया। 1953 में एक गांधीयन लीडर थे आंध्र प्रदेश में, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ये जो हैं इन्होंने इंडेफिनिट फास्ट या हंगर स्ट्राइक किया, हंगर स्ट्राइक पे बैठे, और डिमांड क्या थी इनकी? तो डिमांड थी कि टू क्रिएट, है ना, अ सेपरेट तेलुगु स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्रिएट अ सेपरेट तेलुगु स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, ये इनकी डिमांड थी। और इस डिमांड पे पोट्टी श्री रामुलु जी जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे, एंड ही डाइड, उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो वायलेंस हुआ, है ना, इसका रिएक्शन हुआ, और जब ये रिएक्शन हुआ, वायलेंट रिएक्शन हुआ, तो 1953 में आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो है इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्र प्रदेश। और जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया, है ना, आंध्र प्रदेश बन गया, तो उसके बाद सवाल उठा कि अब क्या जो फर्दर बाकी डिमांड्स हैं उनको कैसे हम कंसिडर करेंगे, उनके लिए क्या अलग से प्रोविजंस किए जा सकते हैं। तो 1953 में ही एक नया कमीशन बनाया गया, फजल अली कमीशन, जस्टिस फजल अली कमीशन बनाया गया। और इस कमीशन में जो है 3 मेंबर्स थे। जस्टिस फजल अली कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में 3 मेंबर्स थे आपके, है ना। और इसका निर्माण जो है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाया कब गया? तो दिसंबर 1953 में किया गया। और ध्यान रखेंगे कि इट हैड 3 मेंबर्स। तो एक तो हमारे जस्टिस फजल अली हो गए, है ना, दूसरे एक मेंबर थे के.एम. पन्नीकर, और एक तीसरे मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू, यानी H.N. कुंजरू। तो 3 मेंबर कमीशन था। इस कमीशन ने जो है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर या कह लें कि सितंबर में, इनफैक्ट इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सितंबर 1955 में दी। और इन्होंने रिकमेंड क्या किया? इन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया कि द लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड। रिकमेंडेशन ये दिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड, linguistic states can be formed, बट कुछ एक शर्तें रखी इन्होंने। शर्तें क्या रखी? प्रोवाइडेड दैट कि क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पार्लियामेंट को, कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होंगी। तो पहली चीज़ तो ये कि सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रख के बनाना है। दूसरी चीज़ ये कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी बना रहे, बनी रहे। और तीसरी चीज़ ये कि इकोनॉमिक
फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को ध्यान में रख के बनाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन कठिन नहीं होना चाहिए, है ना। ये ना हो कि हम कहीं भी कोई पंजाबी बोलने वाला हो तो उस जगह को हम पंजाब घोषित कर दें ना। तो सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए एक अलग से स्टेट तो बनाया जा सकता है, हिंदी मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग से स्टेट बनाया जा सकता है। लेकिन अब मराठी बोलने वाला अगर केरला में रह रहा है और एक कॉलोनी है मराठी बोलने वालों की, तो क्या उस कॉलोनी को हम महाराष्ट्र का भाग बना देंगे या मराठी स्टेट बना देंगे? ऐसा नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना है। और फजल अली कमीशन ने फिर रिकमेंड किया कि इस आधार पे इन सारे कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए कि ही रिकमेंडेड टू मेक 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, ये जो 4 भागों में बांटा गया था इन स्टेट्स को, है ना, इसको क्या किया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए और उसकी जगह 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज जो हैं बनाई जाए। ये रिकमेंडेशन थी, है ना, जस्टिस फजल अली कमीशन की। अब इस रिकमेंडेशन के आधार पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, इन्होंने एक नया अमेंडमेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट क्या किया गया कि 1956 में 7th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956 में और इसके माध्यम से इससे किया क्या गया कि पार्ट 6 तो बना रहा, पार्ट 6 जैसा था वैसा बना रहा, पार्ट 7 रिपील कर लिया गया, पार्ट 7 हटा दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया। और पार्ट 7 के जो स्टेट्स थे, है ना, और पार्ट 6 में जो स्टेट्स के बारे में बताया गया था उनके बीच का डिस्टिंक्शन समाप्त कर दिया गया। यानी ये पार्ट 7 वाले स्टेट्स पार्ट 6 के ही अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर किए जाने थे। और पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज रखी गई, यूटीज रखा गया। और पार्ट 9 जो है इसको भी रिपील कर लिया गया, इसको भी हटा दिया गया, रिपील कर लिया गया। अब ध्यान रखेंगे इसमें एक चीज़ और नोट करना है हमको। नोट क्या करना है कि यही पार्ट 9 जो खाली था, ये 73rd अमेंडमेंट जब हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से इसी पार्ट 9 में पंचायती राज शामिल कर दिया गया या विलेज पंचायत को शामिल कर लिया गया, है ना, पंचायत को शामिल कर लिया गया। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 में जब इसमें पंचायत शामिल किया गया तो पार्ट 9 उस समय खाली था, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये 1956 का 7th अमेंडमेंट एक्ट था, उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव हुए। और शेड्यूल नंबर 1, है ना, एंड शेड्यूल नंबर 1 में जो ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, शेड्यूल नंबर 1 वाज आल्सो अमेंडेड। उसमें ये जो था, है ना, उसकी जगह क्या किया गया, उसकी जगह 16 स्टेट्स लिखे गए, सॉरी 14 स्टेट्स लिखे गए और 6 यूटीज लिखी गई। 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज का एक लिस्ट बनाया गया शेड्यूल नंबर 1 में। तो इतना क्लियर है। तो ये जो और ये जो है इसको इसी दौरान जो है 1956 में ही एक और एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पारित किया, जिसको हम कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट के माध्यम से ही 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म। तो ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन उसको समाप्त करके उसकी जगह 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड इन 1956 वाया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ये पार्लियामेंट के द्वारा किया गया ना, पार्लियामेंट ने जो है ऐसा किया। अब वहाँ से लेके अभी तक 1956 से लेके अभी तक जो है बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, कई सारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ चुके हैं। और भारत में उस समय तो 14 स्टेट्स हम लोगों ने देखा, धीरे धीरे करके इस समय जो है हम देखते हैं कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये बदलाव कैसे हुए हैं उसको भी एक बार देखते चलते हैं, एक पहली नज़र जो है उसमें डालते चलते हैं, एक ब्रीफ उसका ओवरव्यू लेते हैं। कि देखिए कि ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ईयर एक तरफ जो है हम लिखेंगे ईयर और दूसरी तरफ लिखेंगे स्टेट, कौन सा स्टेट जो है फॉर्मेशन हुआ उसका, है ना। और अगर उसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं तो उसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे। लिखेंगे कि इसमें क्या पहली चीज़ ये देखना है कि 1956 में स्थिति क्या थी हमारी, करंट स्थिति, कि 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी।
14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। 1960 में पहला बदलाव किया गया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया। महाराष्ट्र जो कि बॉम्बे प्रोविंस था, महाराष्ट्र एंड गुजरात वर सेपरेटेड एंड बोथ वर मेड डिफरेंट स्टेट्स या सेपरेट स्टेट्स, है ना, वर सेपरेटेड। तो हम ये कहेंगे कि महाराष्ट्र कब बना और गुजरात कब बना, तो 1960 में, जो कि पहले जो है अर्लियर, पहले क्या थे ये, तो अर्लियर दे वर पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस। मराठी बोलने वालों का एक राज्य बना दिया गया महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों का एक राज्य बना दिया गया जिसको हम कहेंगे गुजरात। अर्लियर बॉम्बे प्रोविंस था, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो बॉम्बे प्रोविंस के 2 पार्ट कर दिए गए, महाराष्ट्र एंड गुजरात, 1960 में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1961 में, इसमें हम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों को शामिल करते हुए चल रहे हैं, कि 1961 में हम देखेंगे कि इससे पहले, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1961 में जो है दादरा एंड नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। दादरा एंड नगर हवेली बिकेम अ यूटी, इसको यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और अर्लियर, इससे पहले ये क्या था, तो अर्लियर जो है इट वाज एक्वायर्ड, अच्छा एक्वायर्ड इन 1954। इसको हमने कब हासिल किया था, तो 1954 फ्रॉम पोर्चुगीज़। इसमें पहले जो है पुर्तगालियों का शासन था, पोर्चुगीज़ का शासन था, लेकिन 1954 में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जो है पोर्चुगीज़ से एक्वायर कर लिया था। और तब से जो है एक सेंट्रली, है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से जो है इसको, या एक लिबरेटेड टेरिटरी के रूप में इसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। ऑफिशियली 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद हम आते हैं 1962 में। 1962 में एक और बड़ा बदलाव हुआ कि 1962 में दमन एंड दीव प्लस गोवा, है ना, इनको एक यूटी बना दिया गया। 1962 में दमन एंड दीव और गोवा को जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और इनका अर्लियर स्टेटस क्या था कि 1961 में, ये ध्यान रखेंगे कि 1961 में गोवा वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज़, है ना, गोवा वाज लिबरेटेड, है ना, और पुर्तगालियों से जो है गोवा हमने छीन लिया था 1962 में, 61 में सॉरी। और 62 में जो है गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, है ना, बाई एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आगे देखते हैं कि और क्या बदलाव हुए। तो नेक्स्ट आते हैं कि गोवा को जो है ये तो देख लिया हम लोगों ने, 1962 में गोवा वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम आते हैं पौंडीचेरी पे, या कह लें कि 1962 में ही एक और बदलाव हुआ। 1962 में पुदुचेरी, आज के समय में इसका नाम पुदुचेरी है, बट उस समय जो है पौंडीचेरी कहते थे। तो पुदुचेरी वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी। पौंडीचेरी को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका अर्लियर स्टेटस क्या था, कि इसको जो है 1954 में इन 1954 ना एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रांस, इट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रांस बाय अ गवर्नमेंट ट्रीटी, है ना। तो फ्रांस से जो है एक संधि, एक ट्रीटी के माध्यम से हमने पुदुचेरी को एक्वायर किया था। और पुदुचेरी जब हम देखते हैं तो आज के समय में आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये साउथ इंडिया का एक, है ना, क्रूड मैप बनाते हैं, तो एक तरफ हम देखते हैं कि पुदुचेरी मिलता है हमको, एक फ्रेंच बस्ती थी, एक फ्रेंच सेटलमेंट था पुदुचेरी। उसके नीचे एक और फ्रेंच सेटलमेंट था जिसको हम कराईकल कहते हैं, और एक और फ्रेंच सेटलमेंट था यहाँ केरल में जिसको हम माहे कहते हैं, और एक और फ्रेंच सेटलमेंट था जिसको हम यहाँ आंध्र प्रदेश में जिसको हम यनम कहते हैं। एक और था चंद्रनगर, जो कि अब इस समय वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो ये जो 1, 2, 3 एंड 4 टेरिटरीज हैं, इन सब को इकट्ठा हम आज के समय में क्या कहते हैं, यूटी ऑफ पुदुचेरी। तो ये चारों जो हैं एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में रूल किए जा रहे थे 1954 से लेके 1962 तक। 1962 में इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया एंड पुदुचेरी वाज मेड इट्स कैपिटल। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है फिर 1962 में ही एक अमेंडमेंट किया गया। 1962 में ही 14th अमेंडमेंट के माध्यम से जो है इसको किया गया था। तो कई बार ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपसे एक सवाल इस पे ये भी पूछा जाएगा कि किस अमेंडमेंट के माध्यम से पुदुचेरी या पौंडीचेरी के लिए अलग से स्पेशल प्रोविज़न किया गया है।
अंडर आर्टिकल नंबर 239A। तो 14th अमेंडमेंट था। कब का अमेंडमेंट था? तो 1962 का था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो पुदुचेरी का मामला हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि नेक्स्ट और क्या बदलाव किए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बदलाव किए गए, तो ध्यान रखेंगे कि इन 1963 दिसंबर 1963 में नागालैंड, असम से कुछ एक पार्ट्स जो है निकाल लिए गए थे। नागालैंड वाज फॉर्म। और इसको अगर हम ऐसे देखें तो एक चीज़ और देख सकते हैं कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो जो 14 स्टेट्स थे उस समय, तो गुजरात को अगर हम 15th स्टेट मान सकते हैं। गुजरात बिकेम 15th स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद जब हम आएंगे तो आगे आके देखेंगे कि नागालैंड बिकेम द 16th स्टेट ऑफ इंडिया। नागालैंड जो है बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडिया। और अर्लियर इसका स्टेटस क्या था कि ये प्रीवियसली वॉज अ पार्ट ऑफ असम। प्रीवियसली वॉज अ पार्ट ऑफ असम, ये असम का पार्ट था, है ना। और 1963 में इसको एक स्टेट बना दिया गया और ये 16th स्टेट बना इंडिया का। उसके बाद एक बड़ा बदलाव होगा 1966 में। एक बहुत बड़ा बदलाव होगा 1966 में। क्या होगा कि इस दौरान एक प्रोविंस है जिसको हम पंजाब कहते हैं, एक बड़ा प्रोविंस है ना, जिसको हम पंजाब कहते हैं। तो जो बड़ा प्रोविंस था पंजाब, उस पंजाब प्रोविंस को दो हिस्सों में बांट दिया गया और पंजाब एंड हरियाणा वेर फॉर्म्ड। हरियाणा, तो पंजाबी बोलने वालों को पंजाब स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। हिंदी बोलने वालों को हरियाणा स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। और इसी समय जो हिल ट्रैक्ट्स थे, जो पहाड़ी इलाके थे, उनको हिमाचल प्रदेश नाम की एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया। ये 1966 में किया गया। तो एक सिंगल प्रोविंस था जिसको हम पंजाब प्रोविंस कहते थे। तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रीवियसली या अर्लियर ये जो है पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस थे और 1966 में पंजाब प्रोविंस को जो है बाइफरकेट किया गया। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ भी इसी समय एक जॉइंट कैपिटल के रूप में स्थापित कर दी गई, है ना। इसको भी जो है एक यूटी के रूप में स्थापित किया गया 1966 में। क्लियर है? अच्छा, इसको जो है अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश को इसमें से यूनियन टेरिटरी इस समय बनाया गया। और 1971 में हिमाचल प्रदेश बिकेम अ स्टेट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलेंगे तो देखो, ऐसे एक चीज़ और देखिए, इसमें अगर हम क्रम से चल रहे थे तो 16वां स्टेट जो है हमारा नागालैंड था। और पंजाब प्रोविंस बांट रहे हैं तो पंजाब तो चलो बहुत पहले से ही एक स्टेट था। हरियाणा को जो है हम 17th स्टेट कह सकते हैं। हरियाणा जो है बिकेम द 17th स्टेट ऑफ इंडिया। और जब ये हिमाचल प्रदेश को बनाया गया स्टेट तो इट बिकेम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया इन 1971। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर अगला जो बड़ा बदलाव होता है वो होता है 1972 में। 1972 में एक और बड़ा बदलाव होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट्स का, कि इस समय जो है 1972 में 3 नए स्टेट्स बनाए गए। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना, वेर फॉर्म्ड एज स्टेट्स। 3 नए स्टेट्स बनाए गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन तीनों के अलावा इसमें थोड़ा सा ये इसको करेक्ट कर लेंगे, ये मिजोरम नहीं है, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, सही कर लेना। तो मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन तीनों को जो है स्टेट बनाया गया। और क्या किया गया, तो 2 और नए यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, +2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई 1972 में। एक यूनियन टेरिटरी हुई हमारी मिजोरम और दूसरी यूनियन टेरिटरी थी अरुणाचल प्रदेश। तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट में बड़ा बदलाव हुआ कि 3 नए स्टेट्स बनाए गए। असम तो ऑलरेडी एक स्टेट था, 3 नए स्टेट्स बनाए जा रहे हैं। नागालैंड भी एक स्टेट था ना, तो 3 नए स्टेट्स बनाए जा रहे हैं, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जा रही थी, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो है, ओल्ड नेम, इसको नेफा कहते थे। नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, है ना, इसका पूरा नाम हुआ करता था। 1951 में ये नाम पड़ा था। उससे पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट्स कहते थे, NEFT कहते थे, जो अंग्रेज़ों ने नाम रखा था इसका।
तो 1972 में 3 नए स्टेट्स बन रहे हैं हमारे, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये 19th हो गया, ये 20th हो गया और ये हमारा 21st स्टेट हो गया। तो कुल 21 हो गए ना राज्य, धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद हम देखेंगे कि 1972 के बाद एक अगला बड़ा बदलाव होगा 1975 में। बड़ा बदलाव क्या, इसको अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि 1975 में सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड सिक्किम इन फैक्ट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया है ना, स्टेट बना दिया गया इंडिया का। और ये किस अमेंडमेंट से हुआ था, तो वंस अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये 36th अमेंडमेंट के माध्यम से जो है सिक्किम को 22वां स्टेट बना दिया गया इंडिया का। उसके बाद एक और नेक्स्ट जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें 3 नए राज्य बनेंगे 1987 में। अब ये इम्पॉर्टेंट है ना, 1987 में जो शुरुआत में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी, जिसको 1972 में हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश नाम दिया पहली बार, इसको जो है इसको 1987 में इनको स्टेट्स बना दिए गए। तो 3 नए स्टेट्स बने 1987 में। एक हुआ हमारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि गोवा अभी तक क्या था, यूनियन टेरिटरी। और कब बनाया गया था यूनियन टेरिटरी गोवा को, तो 1962 में गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, है ना। इसको जो है स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1987 में। गोवा बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो इसको अगर हम कहें कि ये 23rd था और ये अगर 24th था और ये अगर 25th हो गया, फिर है ना, ये 25th हो गया, तो 1987 तक आते आते हमारे देश में कुल 25 स्टेट्स हो चुके थे। क्लियर है। इसके बाद एक नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इस बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हम यहाँ ऐड कर देना चाहूँगा कि 1973 में लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी आइलैंड्स का नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया था। इनका नाम बदल के जो है लक्षद्वीप कर दिया गया था। या अभी लास्ट में हम नामकरण वाला भी एक बार देख लेंगे कि किसका नाम कब बदला गया था, तो इसको अभी यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कर दिया है तो क्लियर है। इसके बाद एक अगला नेक्स्ट बड़ा बदलाव आएगा हमारा 2000 में। ईयर विल बी 2000, है ना, सन 2000 में आएगा। अब देखो, अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें हमको किसी भी प्रकार का कोई भी डेट याद करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने ईयर याद कर लिया, उतना पर्याप्त है, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट 2000 में जो बदलाव होंगे वो हमारे लिए स्पेसिफिकली उसमें हमको डेट्स भी याद करने होंगे, क्योंकि इस पर भी सवाल बनते हैं। तो इन द ईयर 2000 3 स्टेट्स वेर फॉर्म्ड। कौन कौन से स्टेट्स बने थे, तो एक हमारा छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद जो है हमारा उत्तराखंड बना और उसके बाद झारखंड बना। तो 3 नए स्टेट्स बने थे। एक हो गया हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड एंड झारखंड। ये 3 स्टेट्स बने और इनकी डेट्स याद रखनी है हमको कि छत्तीसगढ़ जो है बिकेम अ स्टेट ऑन 1st of November, है ना। उत्तराखंड बिकेम अ स्टेट ऑन 9th of November, ये यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड झारखंड बिकेम अ स्टेट ऑन 15th of November। ये तीनों स्टेट्स जो हैं बने। और अर्लियर स्टेटस क्या था, तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का पार्ट था, उत्तराखंड यूपी का पार्ट था और झारखंड जो है बिहार का पार्ट था। तो इन तीनों को बाइफरकेट करके 3 स्टेट्स बना दिए गए। तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि अगर ये 27th स्टेट था और 27th कह रहा हूँ, सॉरी, ये 26th स्टेट था, तो ये 27th स्टेट हो गया हमारा, और ये जो है 28th स्टेट हो गया। तो इन द ईयर 2000 देयर वर 28 स्टेट्स इन इंडिया। इन द ईयर 2000 देयर वर 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। उस समय 7 यूनियन टेरिटरीज थे। अच्छा, इसमें अब क्या होगा, इसके बाद एक और नया स्टेट बना हमारा इन द ईयर 2014। 2014 में एक नया स्टेट बनेगा कि आंध्र प्रदेश वॉज बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स एंड तेलंगाना वॉज फॉर्म। तेलंगाना कब बना, तो 2 जून 2014 एंड इट बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत का 29th स्टेट बना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये 29th स्टेट तो बना,
बट अगस्त 2019 में एक और बदलाव हुआ। अगस्त 2019 में एक और बदलाव हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर वॉज एलिवेट इसको कहेंगे डिप्रिसिएटेड, है ना, कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है वॉज मेड एन यूनियन टेरिटरी, है ना, या वॉज मेड अ यूटी, इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और दो यूनियन टेरिटरीज बन गई, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो आज के समय में अगर ये सवाल आए कि विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये अगर इस पे डेट अगर पूछी जाए कि किस डेट को ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें लास्ट में एक चीज़ और ध्यान रख लेंगे, एक और काम हुआ है इसके बाद कि 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को एक और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कि दादरा एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, दीज वेर मर्ज्ड, इनको मर्ज कर दिया गया इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी, इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। तो जो करंट स्टेटस है हमारे यहाँ कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि द करंट स्टेटस इज़ दैट इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज़, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ जो हैं भारत में हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये इंडिया का करंट स्टेटस है। अब एक चीज़ इसमें लास्ट में और देख सकते हैं हम लोग कि नाम में जो परिवर्तन हुए हैं, जो है ना नेम्स चेंज हुए हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा लेखा जोखा ले सकते हैं कि किसका नाम कब बदला गया। तो इसको जो है हम लोग अलग से नोट कर सकते हैं कि चेंजेस इन नेम्स, किस राज्य का नाम कैसे बदला गया, या जो इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे सवाल आते हैं कि जैसे उड़ीसा से ओडिशा कब बन गया, तो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस बिकेम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनाइटेड प्रोविंसेस बिकेम उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को द स्टेट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस बिकेम उत्तर प्रदेश, है ना। इन 1969, अब ये डेट यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1969 में मद्रास बिकेम तमिलनाडु, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सिमिलरली इन 1973 में मैसूर बिकेम कर्नाटका, 1973 में मैसूर बिकेम कर्नाटका। ऐसे ही 1973 में ही अभी एक एग्जांपल और लिया हम लोगों ने, अभी इससे पहले मैंने नोट किया था कि लैकेडीव, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी आइलैंड्स, इनका ये पहले आइलैंड्स हुआ करते थे जिनका नाम बदल के लैकेडीव, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी आइलैंड्स, इनका नाम बदल के लक्षद्वीप रख दिया गया। और ये कब हो रहा है? तो 1973 में हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो फर्दर इन 1992 द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना, का नामकरण बदल दिया गया। 1992 यूटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली, इसका नाम बदल के एनसीटी रख दिया गया, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो हमारे लिए तो ठीक है, वही सेम ही है, उस समय भी दिल्ली कह रहे थे, अभी भी दिल्ली कह रहे हैं, बट ये जो है इसको दिल्ली कर लिया गया। और ये कब हुआ? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 69th अमेंडमेंट से किया गया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से इसको किया गया। और इस एक्ट ने जो है 239 AA, इस आर्टिकल के माध्यम से दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए, जिसके तहत दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है और एक अपना चीफ मिनिस्टर भी मिलता है।
ये 1992 का नहीं, 1991 का एक्ट है ना, ये ध्यान रखें। 1991 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के माध्यम से आर्टिकल नंबर 239 AA, जिसके तहत दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, ये किया गया था 1991 में। उसके बाद फर्दर आते हैं कि उसके बाद ये 3 स्टेट्स बने हमारे, है ना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो उसमें हम देखते हैं कि उत्तराखंड का जो शुरुआत में नाम था उसका नाम था उत्तरांचल। 2006 में उत्तरांचल बिकेम उत्तराखंड, उत्तरांचल बिकेम उत्तराखंड, ये ध्यान रखें कि 2006 में उत्तरांचल जो है क्या बन गया, तो उत्तराखंड बन गया। फर्दर आएंगे तो इन 2011 में, अच्छा इसी में उत्तराखंड तो बना ही, इसमें एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि इसी में पांडिचेरी बिकेम पुदुचेरी, पांडिचेरी बिकेम पुदुचेरी, पांडिचेरी का भी नाम बदल दिया गया, इसको पुदुचेरी कर दिया गया। और फर्दर इन 2011 ओडिशा, ओडिशा की स्पेलिंग पहले ऐसे हुआ करती थी, बिकेम ओडिशा, ओडिशा की स्पेलिंग जो है ORISSA करने की बजाय इसका नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया 2011 में। तो ये हमारी क्लास थी। इन टॉपिक क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि धीरे धीरे करके कैसे आज हम इस स्टेटस में हैं कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। ईयर याद रखना है आपको, क्रम याद रखना है, ये सारे कमीशंस याद रखने हैं, इन पे सवाल बनते हैं। तो आई होप कि क्लास पसंद आई होगी आपको। तो सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही साथ में जुड़े रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जो सीरीज़ चल रही है हमारी पॉलिटी फैक्ट्स की, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।